फिर आया हमारा वेब 2.0। वेब 2.0 में हमारी कंपनीज आई, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, ये लिंक्डइन वगैरह, ये सब इन्होंने क्या करा, वेब 2.0 जो पूरा टोटली बेस्ड है, तो स्ट्रक्चर है कि आप वहां पे इंटरेक्ट कर सकते हो, आप वहां पर अपने थॉट्स रख सकते हो। आज हम यूट्यूब देख रहे हैं, आज हम ट्विटर देख रहे हैं, जहां पे ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर क्या है, माइनिंग क्या है, बिटकॉइन। आप ऐसे मत पढ़ो कि मुझे इन्वेस्ट करना है, ऐसे पढ़ो कि बिटकॉइन प्रोटोकॉल क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ये वर्क कैसे करती है, इथेरियम जो टेक्नोलॉजी, इथेरियम जो हमारा प्रोटोकॉल है वो वर्क कैसे करता है। ऐसा मत पढ़ो कि मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे तो बिटकॉइन में आगे जाके 10 लाख इन्वेस्ट कर दूं, मत पढ़ो भाई, ऐसे मत पढ़ो। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखो कि मुझे ये चीजें टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से समझनी है। टू द सम सर्कमस्टेंसेस मुझे सिटीज को एक्सचेंज करना पड़ गया, कोइंसिडेंटली आप मेरी सिटी में आ गए, मैं आपकी सिटी में आ गया, हॉस्पिटल सेम है, बस डॉक्टर्स बदल गए, तो रिकॉर्ड्स जो हॉस्पिटल के डेटाबेस में सेव थे अब वो तो वही है। तो अब हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन का यूज करके उन रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर डालेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब एप्पल लेके आपके पास आया और मैंने बोला कि जैसे ये आपके पास एप्पल है, ये मैंने आपको डिलीवर कर दी, तो आप जैसे आपका रिएक्ट हो गया, तो रिएक्ट को आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन से कनेक्ट नहीं कर सकते, नोड.जेएस में हम लोग कॉल कर लेते, तो आपको वेब3 जैसी लाइब्रेरी चाहिए। बट अगर मैं वेब3 में आपकी अगर वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा देखने का, ऐसा है। तो मेरी खुद की क्रिप्टो करेंसी थी, यू कैन से दैट द टोकन था जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बिल्ड था। तो ये तो मुझे अब इथेरियम चाहिए होंगे, मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे पास टेस्ट नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे आपको फेक इथेरियम्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ईथर्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं आदित्य, जो कि काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं ब्लॉकचेन पे, वेब 3.0 पे, कैसे वेब 3.0 अलग है वेब 2 से, राइट। अगर आप एक फ्रंट एंड इंजीनियर हैं, अगर आप एक बैक एंड इंजीनियर हैं, एंड अगर आपको वेब 3.0 में जाना है या ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, तो क्या वो रोड मैप रहेगा। एक्चुअली जितना मैंने अभी सेशन किया इनके साथ, तो अभी हमें ना बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है और सॉलिडिटी लैंग्वेज क्या है, और ये सब चीज़ों को, इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेशन आपको ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉकचेन डेवलपर बना देगा, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी, ज्ञान बहुत मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बिकॉज ब्लॉकचेन जो फील्ड है अभी वो ग्रोइंग है, अभी वो ये नहीं कि इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, अभी लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का सेशन गाइस कंप्लीटली बेस्ड है, पूरा पैक्ड है ब्लॉकचेन के अराउंड, वेब 3.0, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने शेयर किए हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, मूवी की तरह है, आराम से बैठ जाओ और सीखो, मतलब ज्ञान का भंडार है आज, ठीक है। तो लाइक एम मैंने रखा है इस पर 4000 का, अगर हो जाते हैं तो ब्लॉकचेन पे मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। एंड लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। चलिए बात करते हैं आदित्य से इसके बारे में, आज बहुत कुछ सीखोगे आप। तो आदित्य, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आज आपसे बात करेंगे हम वेब 3.0 के बारे में, और वेब कैसे अलग है वेब 2 से, ब्लॉकचेन क्या है, एक ब्लॉकचेन डेवलपर क्या करता है, क्या एक रोड मैप रहेगा, वो मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा इस पॉडकास्ट में। तो स्वागत है जी आपका। एंड ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ओवर टू यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं आपसे चीज़ें पूछता हूँ। Sure. So thank you first of all, Ajay sir, to inviting me here. सर मत बोलो भाई, अजय बोल लो भाई। Okay, भैया, it's the right word. Okay. You can call me. So let me just give the audience to my quick introduction. So I am Aditya Sahu. I am currently pursuing a Bachelor's of Technology in Computer Science. I am doing one internship at NFthing Limited. I am as a blockchain and NFT developer, where I am working on the NFTs development and blockchain development. And I am also currently working as a coding educator, where I am teaching students data structures and algorithm on the Prepinstart Technologies Discord servers. Okay, that's a free live classes. And currently I am also a community leader and the founder of Learn with Community. That community has more than 1000 members and all. That's a tech-based community actually. सो आदित्य, जो अभी आपने इंटर्नशिप की बात करी है, तो आपको ये इंटर्नशिप, अभी आप 3rd ईयर आपका कंप्लीट हुआ है, अभी 4th ईयर स्टार्ट होगा, आपको इंटर्नशिप मिल चुका है, तो ये इंटर्नशिप आपको कैसे मिला और कौन सी कंपनी और कहाँ पे है ये, और क्या ये ब्लॉकचेन के अराउंड ही है, क्या काम करते हो अभी आप? काम पे अभी आता हूँ मैं, बट ये बताओ क्या ये ब्लॉकचेन के अराउंड ही है? श्योर, हाँ, ये एक्चुअली ब्लॉकचेन के अराउंड है। मेरा जो वर्क है वो बेसिकली NFTs की जो रिसर्च है, जो अभी, क्योंकि आपको पता होगा ये अभी पूरा वर्ल्ड एक नया है, बिल्कुल एक बेबी टाइप का है कि वहाँ पे चीज़ें इवॉल्व हो रही है।
तो मेरी कंपनी ने मुझे जो प्रोफाइल पे रखा हुआ है वहाँ पे मैं डेवलपमेंट भी करता हूँ, बट उससे ज़्यादा मुझे रिसर्च करनी होती है कि कौन सी मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं। अब रही बात कि मुझे इंटर्नशिप मिली कैसे है, तो इंटर्नशिप के लिए मैंने ना बहुत जगह अप्लाई किया था। जैसा कि आपने बोला था कि अप्लाई मार दो फिर देखते हैं जो भी होगा, तो मैंने 30 एप्लीकेशंस अप्लाई मारी थी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, लिंक्डइन, लेट्स इंटर्न, इंटर्नशाला, क्यूविट और जितने भी थे, मतलब मेरे, और रेफर भी मैंने लगाए थे कई जगह कि भाई तुमको अगर कोई मिले तो प्लीज़ मेरे को रेफर कर देना। तो मैंने ऐसे करके मुझे ना 3 जगह से कॉल आया था, उसमें से एक ये इंटर्न लंदन वाली इंटर्न थी। तो इन्होंने मुझसे ना, मेरे मैनेजर ने बेसिकली, जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपका, डायरेक्टली उन्होंने मुझे कॉल करा, बोला कि हमें आपके साथ इंटरव्यू शेड्यूल करना है, दैट्स अ बेसिक थिंग। और उन्होंने बस 10 मिनट में ही मेरी सारी सॉफ्ट स्किल पहचान ली, सब जान लिया। उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि अब मुझे फर्स्ट राउंड कब देना है, बोले आपका हो गया फर्स्ट राउंड, अब आपको सेकंड राउंड के लिए जाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो सेकंड राउंड के लिए उन्होंने मुझे बताया। तो सेकंड राउंड में मैंने क्या करा, मेरा जो प्रोजेक्ट था उसका बेसिकली उनको पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए था। उन्होंने बोला हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, हमें आपका बस प्रोजेक्ट शो करिए, हम उसमें से आपसे पूछेंगे। तो मैंने प्रोजेक्ट बताया। प्रोजेक्ट जो मेरा था वो था ERC20 टोकन, दैट इज नथिंग बट दी एक मेरी खुद की क्रिप्टो करेंसी थी। यू कैन से दैट द टोकन था जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बिल्ड था। तो आप, मतलब अगर आपको एक्सचेंज करना हो तो एक एक्सचेंज सिस्टम था, जैसे हम एक्सचेंज करते हैं डॉलर से रुपीज में, रुपीज से डॉलर में, वैसे ही मैंने एक एक्सचेंज सिस्टम बनाया था, एक वेबसाइट बनाई थी जिसपे आप मेरी वो क्या बोलते हैं, मेरे आप LWC टोकन को आप एक्सचेंज कर सकते हो विद योर मनी, और यू कैन से दैट द इथेरियम जो आप खरीदते हो। कोई एग्जांपल तो मैंने पूरा, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, थोड़ा एग्जांपल दो कैसे, मतलब ये थोड़ा बताओ इसके बारे में। और जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपने सुना होगा, एक तो इथेरियम हमारा टोकन है, इथेरियम के ऊपर बहुत सारे एक और टोकन्स बनते हैं। बेसिकली होता है कि ब्लॉकचेन एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अंदर एक नेटिव कॉइन वर्क करता है, तो वो नेटिव कॉइन इथेरियम है। बट अगर आपको अगर आपके कॉइन्स बनाने हैं, जैसे आप पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन में अपने आप की वो एक क्या बोलते हैं, सॉलिडिटी को यूज करती है, एक लैंग्वेज हम लोग बात करेंगे, बट वो क्या करता है कि अपने आप में कॉइन बनाता है, वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पर बिल्ड होते हैं। जितने भी सारे सेकेंडरी कॉइन है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बिल्ड होते हैं। मतलब ये नहीं बोल रहा कि सारे होते हैं, कुछ लोग अपनी ब्लॉकचेन भी बना लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनके पास इतना स्ट्रक्चर नहीं होता है ना कि इतनी सारी ब्लॉकचेन के लिए अपना डेवलपर करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड निकाल रखे हैं कि अगर आपको NFTs बनानी है तो आप ये 721 यूज कर सकते हो, ये टोकन आपको, मतलब मेरे को अगर अपना क्रिप्टो बनाना है, क्रिप्टो करेंसी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जरूरत नहीं है कि मेरे को अपनी ब्लॉकचेन बनानी है, मैं क्या करूंगा, इथेरियम का जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड है उसको रीयूज करूंगा, उसके सारे रिसोर्सेज को यूज करके अपनी जो भी मेरी क्रिप्टो है उसको मैं बेसिकली क्रिएट कर दूंगा। फिर अगर मेरे को उसको एक्सचेंज करवाना है, जैसे मेरे को मेरा अपना खुद का टोकन है, टोकन मतलब कि जो मैंने अभी क्रिएट किया है और मैंने उसकी सप्लाई फिक्स कर दी, मतलब ये समझ लिए कि मैंने अपनी एक करेंसी अपनी बना दी। जैसे मेरी एक कंपनी है तो मुझे चाहिए कि मेरी कंपनी में मैं अपने जो भी कस्टमर्स, जो फर्स्ट 50 कस्टमर्स हैं उनको मैं कॉइन दूं। दैट इज अ क्रिप्टो करेंसी, जैसे अमेजोन की खुद, जैसे आपने क्या, तो आपने बेसिकली जैसे रुपीज है हमारी, तो आपने खुद की एक करेंसी बना दी, तो अगर मैं उसको एक्सचेंज करना चाहूँ थ्रू वर्चुअली, तो इसकी एक वैल्यू होगी आपकी करेंसी की, मैं कर पाऊंगा, जैसे हम डॉलर को रुपीस में करते हैं, काइंड ऑफ कि $1 में, जैसे आप जानते होंगे कि हाँ $1 इतने रुपीस का है, तो मैंने अपना वैल्यू सेट कर रखी है कि मेरे एक इथेरियम अगर आप मुझे दोगे तो आपको 100 LWC टोकन मिलेगा। अंडरस्टूड, मेक सेंस। सो ठीक है, अब इतना हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और अभी जो आपने प्रोजेक्ट किया उसके बारे में, मुझे ये बताओ यार, अभी भी बहुत, जैसे इंडिया में अभी ठीक है हम बातचीत जरूर कर रहे हैं अभी 3.0 के बारे में, अभी तो हम Web 2 के अराउंड ही हैं। इवन कंपनीज के अंदर जो वेबसाइट डेवलप्ड है कंप्लीट, अभी कुछ ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नई दुनिया में चले गए हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज Web 3.2? Web 3.2 क्या है और ये कैसे अलग है Web 2 से? पहले तो हम लोग Web 3.0 को समझने से पहले Web 2.0 और 1.0 समझते हैं कि ये Web 1, Web 2, Web 3 चले क्या थे। तो Web 1 जो आपका था, Web 1 आपको पता होगा कि हमारे जो फादर्स, अगर हमारे कभी उन्होंने कंप्यूटर्स यूज किया हो, जैसे मेरे फादर ने किया हुआ है, उन्होंने 90s के टाइम पे जो कंप्यूटर्स आते थे, तो वहां पर क्या होता था कि वहां पे जो वेबसाइट्स बनाई जाती थी, आपको पता होगा वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती थी। वहां पे आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिलती थी पढ़ने के लिए, एंड दैट्स इट। आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते, कोई डिजाइनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, एक सिंपल सा पेज खुलता था। अगर आज के टाइम पे वो कोई वेबसाइट देख ले तो वो कहेगा ये क्या ही बना दिया इन्होंने, बट उस टाइम पर वो Web 1 का फेज था, यहाँ पे आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। फिर आया हमारा Web 2.0। Web 2.0 में हमारी कंपनीज आई, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, ये लिंक्डइन वगैरह, ये सब इन्होंने क्या करा, Web 2.0 जो पूरा टोटली बेस्ड है, तो स्ट्रक्चर के आप वहां पे इंटरेक्ट कर सकते हो।
आप वहां पर अपने थॉट्स रख सकते हो। आज हम यूट्यूब देख रहे हैं, आज हम ट्विटर देख रहे हैं, जहां पे हमें कोई भी एक तरीके से प्रोटोकॉल्स नहीं है कि अगर हमें ट्विटर का यूज करना है तो हमें कहीं से परमिशन लेनी पड़े, या आप फ्री हो। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, फिर चाहे सर्विस बेस कर रहे हो या प्रोडक्ट बेस कर रहे हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ साथ आपके डेवलपमेंट स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। फिर चाहे फ्रंट एंड में हो, बैक एंड में हो या फिर फुल स्टैक में हो। बाकी अगर आप नॉन आईटी से हैं, अगर आपको आईटी में जंप करना है तो जी कोडिंग इन्वेडर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए है, जो कि 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम्स हैं इनके। आप आईटी में हैं तब भी अगर आपको फुल स्टैक में जाना है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर हो सकता है। बाकी इनका एक फुल स्टैक का कोर्स है गाइस, जो 12 महीने का कोर्स है, जिसमें 2 महीने की इंटर्नशिप भी है। 1-to-1 आपको मेंटोरशिप मिलती है। वीकली बेसिस पे इनके वेबिनार्स होते रहते हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। और बाकी जॉब गारंटी प्रोग्राम है, 94.4 इनका प्लेसमेंट रेट है। बाकी आप स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, ये वो लोग हैं जो नॉन आईटी से थे और आईटी में आए हुए 30-40% हाइक के साथ। फॉर एग्जांपल कोई सेल्स में है, उसको अब आईटी में आना है। सो एग्जांपल्स आपके सामने है, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इनका फुल स्टैक का कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हो, डेमोज ले सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, उसके बेस पे यू कैन डिसाइड। बाकी ऑनेस्ट जॉब गारंटी पॉलिसी है, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट साइन करना होगा। जो इनका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्या कहता है, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोग्राम विल रिटर्न योर मनी इफ यू डोंट फाइंड अ जॉब। तो इस तरीके से अगर कंपनी क्लेम कर रही है तो कुछ ना कुछ बात है। बाकी इनका फुल स्टैक का कोर्स का लिंक मैंने दे रखा है। गिट से लेके फ्रंट एंड पे सारी चीज़ें होंगी, जैंगो, एसक्यूएल, रिएक्ट, AWS, सारी चीज़ें अपने फुल स्टैक के कोर्स में कवर कर रहे हैं। बाकी जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी वो प्रॉपर प्रोजेक्ट बेस्ड है, राइट, ताकि आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली एक एप्लीकेशन एंड टू एंड कैसे काम करती है। लिंक गिवन है, जाके चेकआउट। मतलब वेब 2.0 एक रीजन था कि जहां पे हम लोग अपनी बात रख सके, जहां हम अपने इंटरेक्ट कर सके, जहां हम लोगों से मिल सके वर्चुअली। तो ये वेब 2.0 था जिसमें हमने इंटरेक्शंस का मेन पॉइंट था। बट इसमें एक पॉइंट जो था वो वेब 3 ने कवर करा, जो था कि जहां पे जो कंपनीज थी, जो बिग टेक जायंट्स कंपनीज थी, वो आपको भी पता है कैसे पैसा कमाते हैं। डेटा जो है वो सबसे बहुत बड़ी चीज होती है आज के टाइम पर। अगर आपके पास डेटा है तो मेरे को नहीं लगता आपको किसी वेपन की जरूरत है। तो वो डेटा के यूजेस से उन्होंने सेल किया डेटा, उससे उन्होंने आज भी फेसबुक आप देखते हो इतनी बड़ी, हम फेसबुक फ्री में यूज करते हैं बट वो फ्री होता नहीं है एक्चुअली। तो वहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो आपके डेटा को सेल कर रही है, आपकी परमिशन लेती है लेकिन आपको पता नहीं चलता। जो अलाउ हम करते हैं ना, उसमें सब लिखा होता है, तो हमने कर दिया। अब वो क्या होता था वहां पे कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। तो अब वेब 3.0 आया, जहां पे वेब 3.0 जो है वो टोटली बेस्ड है आपका डिसेंट्रलाइजेशन पर। मतलब जहां पे ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का जो मेन फंडामेंटल है वो यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करना। सबसे मेन फंडामेंटल, हम लोग जितनी भी बातें करते हैं ना कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है जी, ये इम्यूटेबल है, उसका मेन एक फंडा अगर आप नेट पे जाके चेक करोगे तो वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। जो सेंट्रलाइजेशन वेब 2 में था वो वेब 3 में नहीं रहेगा। आप यहाँ पर, मैं अगर आपकी वीडियो देख रहा हूँ ना, तो आपको भी पता है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं और जो गूगल होता है वो अपने अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज कट करते हैं। बट अगर मैं वेब 3 में आपकी अगर वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा देखने का, ऐसा है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोनॉमी है मेरे डेटा की। यहाँ पे वेब 3 में मेरे पास कंट्रोल है कि मैं किसको डेटा सेल करना चाहता हूँ, कि नहीं करना चाहता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। तो आप ये बोल रहे हो, जैसे आपने फेसबुक का एग्जांपल लिया और कहीं ना कहीं मेरा जो डेटा है, मेरी जो प्राइवेसी है, कहीं ना कहीं वो बिक रही है या कहीं पे शेयर हो रही है, राइट। बट वेब 3.0 में क्या है, मेरे पास कंट्रोल रहेगा कि मुझे वो अथॉरिटी देनी है या नहीं देनी है। ओके, करेक्ट, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, एक्चुअली सेंट्रलाइज नहीं है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर सेल करना है तो आपको पैसा मिलेगा, आपके किसी एक टेक जायंट को नहीं मिलेगा जो आप। तो यार ये तो फिर थोड़ा और सिक्योरिटी होगी। अगर मैं वेब 2 से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी ज्यादा है, विजिबिलिटी ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो मैं वो लेजर देख सकता हूँ, वो डेटाबेस देख सकता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज पता है आपको वेब 3.0 की, वो थोड़ा बताओ। हाँ, जैसे लाइब्रेरीज को मैं ऐसे बताता हूँ कि लाइब्रेरीज तो वैसे है, web3.js है, ether.js है। अगर आप पाइथन में जाते हो, अगर आप पाइथन से वेब डेवलपमेंट करते हो तो web3.py है, मैंने उस पर भी वर्क किया है। तो वो एक तरीके से समझिए कि आप ये ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन से अगर आपको यूजर को इंटरेक्ट करवाना है तो आपको एक लाइब्रेरी चाहिए, वो web3.js, ये सारी लाइब्रेरीज रोल प्ले करती हैं कनेक्ट करने के लिए। जैसे आपका रिएक्ट हो गया, तो रिएक्ट को आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन से कनेक्ट नहीं कर सकते, Node.js में हम लोग कॉल कर लेते हैं। आपको web3.js लाइब्रेरी चाहिए, वो आप ओके, फिर मैं डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली। और वो सारे पैरामीटर्स मेरे माइंड में रहेंगे, जो भी फीचर्स है वेब 3.0 के, जैसे आपने कहा डिसेंट्रलाइज, तो वो सारे फीचर्स रहेंगे, उसके हिसाब से हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे। ओके, सो प्लीज। एक्चुअली क्या होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है,
वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज अ डेटाबेस काम करता है, उसमें जो भी टर्म्स होती है ना वो हमें यहाँ पे कॉल करनी होती है अपने रिएक्ट नेक्स्ट या जो भी हम फ्रंट एंड यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ये पाइपलाइन जैसे समझ लीजिए ये हेल्पर एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज करते हैं, तो हमें ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर फंक्शन का काम क्या है जो बैकएंड में लिखा गया है, जिससे मैं समझ गया आपका। गाइस पता है यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसे अभी ये बता रहे हैं आप रिएक्ट यूज कर रहे हो, आप जैसे एंगुलर यूज कर रहे हो वैसे ही आप करोगे, बट जब आप ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यू कैन से जब आप ये वेब 3.0 की यूज़ करोगे अपनी एप्लीकेशन में, वो कुछ आपको फंक्शंस देगा, उस फंक्शन का यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर तो कर ही लोगे, जैसे अभी इन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइज है और प्राइवेसी है वो सब मेंटेन रहेगी, तो ये लाइब्रेरी की हेल्प से वो चीज़ें हम अचीव कर पाएंगे। बाकी जो वे ऑफ डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं कि आपको कोई और ही फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, कुछ और ही करना पड़ेगा, वो सब सेम रहेगा। बट जब आप लाइब्रेरी इंटीग्रेट करोगे तो वो कुछ फंक्शंस देगा आपको जिसकी हेल्प से आप अपनी एप्लीकेशन को और ज़्यादा बेहतर सिक्योर कर पाओगे। राइट आदित्य? कर सकते। करेक्ट। चलो ठीक है। सो आदित्य, व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? अभी मैं आता हूँ, कोई यूज केस आप बताइए ब्लॉकचेन क्या है, मतलब कोई अगर ये अभी फ्रेशर देख रहा है जिसको पता ही नहीं है, कुछ ऐसे सिंपल से बताओ कि ब्लॉकचेन समझ लें एक वर्ड से हम, मतलब क्या है इसका मतलब। ब्लॉकचेन का पहले मैं एप्लीकेशन बताता हूँ फिर ब्लॉकचेन बताता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे से लाइक जो व्यूअर्स है वो उनको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी हमारी एक बेस्ट एप्लीकेशन है जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसकी सप्लाई और डिमांड को बेसिकली जो इसकी टोकोनॉमिक्स है उसको कंट्रोल कर रही है। ये सब एक सिस्टम पे डिपेंड है, कितनी सप्लाई कितनी डिमांड है उसके ऊपर ये पूरा सिस्टम चलता है। मैं इसका सेकंड एग्जांपल और देता हूँ। मैं सेकंड एग्जांपल इसका देता हूँ कि जैसे हम लोग हॉस्पिटल है, या हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल भी रहने दीजिए, जैसे आप एक पार्टी हैं, आप अमेजोन है और मैं एक समझ लीजिए सेलर हूँ, तो मुझे ना अपने जैसे मेरे पास एक एप्पल्स है, एप्पल का एक ट्रक है, मुझे उस एप्पल के ट्रक को आप तक डिलीवर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि आप तक पहुंच जाए, बट कोई थर्ड पार्टी बीच में ना आए जो ये कंफर्म करे कि मैंने जो एप्पल्स आप तक पहुंचाए वो सही है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके एक चीज होती है ब्लॉकचेन में, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ कोड होता है। तो सेट ऑफ कोड में आप क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ कोड है, उसमें कुछ आपने कोडिंग कर रखी है, एक लैंग्वेज होती है सॉलिडिटी, उसमें आप कोड करते हैं, वो कोड ऑटोमेटिक चलता है जब आप कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रिगर हो। ये सॉलिडिटी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, जैसे हम ये वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको इथेरियम पे लिखना है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे लिखना है, तो आपको सॉलिडिटी एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो। तो अब मैंने वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब एप्पल लेके आपके पास आया और मैंने बोला कि जैसे ये आपके पास एप्पल है, ये मैंने आपको डिलीवर कर दी। तो आप बोलोगे, आपके पास एक पूरा ऐप होगा जिसमें आप मुझे ये बताओगे कि कंफर्म हो गई। जैसे ही आप कंफर्म डिलीवरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो ऑलरेडी एक हमने कंडीशन मीट करवा दी है। जैसे ही वो कंडीशन मीट होगी, क्या करेगा कि वो ऑलरेडी जो एक फंड्स है, जो आपकी क्रिप्टो है, वो आपके पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन आपको ये पता चला कि ये जो पर्टिकुलर एप्पल है, ये मैंने आपको बेसिकली चीटिंग कर दी, मैंने या तो कुछ कम दे दिया या खराब एप्पल दे दिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब मैं तो लेके चला गया, तो अब क्या होगा कि आपके पास एक सेंस होगा कि आप क्या करोगे, अगर आप एप्पल देखोगे, आप कहोगे यार ये तो खराब है, और आप बोलोगे कि मैं बोलूंगा कि मुझे तो पैसे चाहिए, अगर सेंट्रल अथॉरिटी तो ऊपर बात करो, आप क्या करोगे, आपके हाथ में कंट्रोल है, आप सीधा रिजेक्ट बटन दबाओगे। वहां से क्या होगा कि वहां से पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पैसा रिलीज नहीं होगा, और वो जितना भी आपका पूरा सेंस था, मतलब जो कोड लिखा गया था इस पर्टिकुलर डिलीवरी के प्रोसेस को होने के लिए, वो क्या होगा, वो रफ कर दिया जाएगा। मतलब ये बोल दिया जाएगा कि अब इस चीज को रिवर्ट कर दो। तो स्टेटस होते हैं कि फर्स्ट स्टेटस क्या है, सेकंड स्टेटस क्या है, थर्ड स्टेटस अगर मीट कर गया तो अब उस पर एक कंडीशन चलेगी और उस पर क्या पर्टिकुलर एक्शन होगा वो परफॉर्म किया जाएगा। तो ये चीजें मतलब हमारी चल रही है ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग के, मतलब यहाँ पे कोई बीच में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। आप हॉस्पिटल सिस्टम ले लीजिए, अगर आप जैसे अभी आप कहाँ आप रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, सपोज मैं रहता हूँ इंदौर में, तो अब मेरे को अगर इंदौर से दिल्ली शिफ्ट होना है, आपको दिल्ली से इंदौर शिफ्ट होना है, तो अगर आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, अगर हम दोनों के हॉस्पिटल सेम है, आप समझिए मेरे हॉस्पिटल भी सेम है, आपका हॉस्पिटल भी सेम है, बट ड्यू टू द सम सर्कमस्टेंसेस मुझे सिटीज को एक्सचेंज करना पड़ गया। कोइंसिडेंटली आप मेरी सिटी में आ गए, मैं आपकी सिटी में आ गया, हॉस्पिटल सेम है, बस डॉक्टर्स बदल रहे, तो रिकॉर्ड्स जो हॉस्पिटल के डेटाबेस में सेव थे अब वो तो वही है। तो अब हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन का यूज करके उन रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर डालेंगे। अब मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, कल को अगर मेरे को कोई इमरजेंसी पड़ती है तो मैं उनसे बोलूंगा कि मेरा डेटाबेस पड़ा हुआ है, वहां से चेक कर लीजिए, मेरा
मेरा जो फॉरेन है जो भी ट्रीटमेंट है मेरा स्टार्ट कर दीजिए, ये मेरे ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं और आपके ही अथोराइज सिस्टम ने मेरे को, मतलब हॉस्पिटल है उसने मुझे ये टेस्ट लिख के दिए थे, तो वो मान जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा यूज केस है हॉस्पिटल। आपने बहुत अच्छे से बताया, मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ अभी। तो यार ये जो अभी इसी हॉस्पिटल वाले एग्जाम्पल में अगर हम समझें, जो अभी आपने बताया सॉलिडिटी के बारे में बताया आपने, तो वो कंडीशंस मतलब इसी लैंग्वेज में लिखी जाएंगी, राइट? और दोनों पार्टी का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो जो भी इंटरफेस रहेगा मेरे पास हो या आपके पास हो, हम बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। दैट्स वाई हम एक चेन को ब्लॉक कर रहे हैं। एक चेन थी उसे हमने ब्लॉक कर दिया, राइट? बेसिकली यस। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है ना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, जैसे आप बोल रहे हो, एक्चुअली क्या होता है सॉलिडिटी ना पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट है। आप अगर उसका सिंटैक्स देखोगे तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं अगर वो चाहें भी तो एक बार पढ़ के देखना सॉलिडिटी का, आप कहोगे अरे ये क्या ही तो है, बस उसमें थोड़े फंक्शंस अलग है, टर्म्स अलग है, बट जो सिंटैक्स है वो अच्छा है। तो वो जो जावास्क्रिप्ट करते हैं ना उनको बहुत मदद आ जाती है। तो मैं यही बोलूंगा कि एक्चुअली क्या होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न जब किया जाता है ना तो उसको बहुत ध्यान से रेड किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि अब मैंने एप्लीकेशन बता दी, अब ब्लॉकचेन आती है कि ब्लॉकचेन क्या है। जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन के तैयार हो जाता है, अब इसको डिप्लॉय किया जाता है कहीं पे, जैसे हम ये अपना जो कोड है हम AWS पे डिप्लॉय करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे डिप्लॉय करते हैं कि भाई वो चले, मतलब ऑल ओवर द ओवरवर्ल्ड अब वो पहुंचे लोगों तक। तो एक सर्वर होता है जिसपे हमें डिप्लॉय करना होता है। तो वैसे ये जो ब्लॉकचेन है जिसपे हमको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड हम लोग स्टोर करवाते हैं कि ये ब्लॉकचेन पे चलेगा, और हमको हर एक कोड की, मतलब अगर मैं ऐसे इफ i = 1 लिख रहा हूं तो इसकी भी मुझे फीस देनी पड़ेगी। अगर मैं इंट i को डिफाइन कर देता हूं और उसको कहीं यूज नहीं करता हूं तो उसकी भी मुझे गैस फीस देनी पड़ेगी। तो ये सारी एक गैस फीस, मतलब ये होता है कि आप ये मानिए कि आपको कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं ब्लॉकचेन को उन कैलकुलेशंस को करने में जिसकी आप फीस पे कर रहे हो, तो वो आपको फीस पे करनी पड़ती है। और ये ब्लॉकचेन का कंसेप्ट जो है ये इसलिए क्योंकि अगर मैंने एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डाल दिया तो जैसा मैंने आपको बोला हॉस्पिटल सिस्टम है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, हम लोग सब पढ़ते हैं नेटवर्किंग में, तो होता क्या है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे चेन बनती चली जाती है और जो कॉपी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती जाती है। आप BitTorrent ले लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल। हम लोग जो टॉरेंट यूज करते हैं उसमें जब हम फाइल डाउनलोड करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वही फाइल दोबारा से हमारे लैपटॉप से अपलोड होना स्टार्ट हो जाती है कि और जो पीयर कनेक्शंस है, जो भी पीयर टू पीयर नेटवर्क है, उन तक वो पूरी फाइल पहुंच जाए। तो ये ब्लॉकचेन का पूरा टोटल मोटिव है और इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आपने कहा कि मैंने यार वो कंडीशन गलत लगा दी, i = 1 थी उधर 2 करना था ना, अब तो गया वो। अगर आपको करना है तो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालो, अपने सिस्टम पर दोबारा से कनेक्ट करो, वो तो गया, क्योंकि वो इम्यूटेबल चेंज नहीं कर सकते आप, चेंज नहीं कर। और आई थिंक इम्यूटेबल इसलिए भी थोड़ा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हो, वैसे तो हर कोई चेंज करता रहेगा, राइट? तो एक क्योंकि पब्लिक लेजर है ये, आप भी मेरा डेटा देख सकते हो कि मैं कितने बिटकॉइन भेज रहा हूँ, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। दैट्स वाई ये जो हम लोग बोलते हैं ना आजकल की टेररिस्ट वगैरह है ये जो इसका यूज करते हैं, इसलिए क्या हमारा जो अकाउंट नंबर है ना, हमारे पास एक वॉलेट एड्रेस होता है Web3 में। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो वो हेक्साडेसिमल एक वॉलेट होता है, वो उसी को एज अकाउंट नंबर माना जाता है। तो अगर मैंने आपको पैसा भेजा तो आप ये तो देख सकते हो कि ये अकाउंट नंबर, ये जो एड्रेस है, इसने इतने रुपए भेजे, लेकिन ये है किसका, ये आइडेंटिटी कौन है, वो पता नहीं लगा पाते। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपसे कि 2 पार्टी इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे कुछ हम टर्म्स ले आते हैं Web 3.0 की। तो सॉलिडिटी एक लैंग्वेज है जिसमें हमने बहुत सारे कंडीशन, लॉजिक, बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है। तो अगर 2 पार्टी आपस में कुछ एक्सचेंज कर रही हैं तो वो सारी कंडीशंस, चाहे वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड हो या वैसे हो, वो सारा बिजनेस लॉजिक सॉलिडिटी लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है। एंड इंटरनली जावास्क्रिप्ट वी आर यूजिंग और एनी अदर लैंग्वेज, राइट? तो वो डेटा का आदान प्रदान हो रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी थर्ड पार्टी। यहाँ पे ट्रस्ट, हमने जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्रिएट करी और जो ट्रस्ट थर्ड पार्टी पे था वो हमने खत्म किया, एक कोड पे रखा। कोड पे तो हम बेसिकली जो हम लिख रहे हैं पता है कि तो कहीं ना कहीं जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है, जैसे अभी आपने हॉस्पिटल वाला एग्जांपल दिया, उसमें डेटा जो एक्सचेंज, तो डेटा कैसे एक्सेस कर रहे हैं? थ्रू लैंग्वेज कैसे, मतलब वो डेटा? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि डेटा को एक्सेस किया जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ये एक्सेस कैसे किया जाता है। एक्सेस करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किए जाते हैं। तो आपको पता होगा प्राइवेट की, पब्लिक की के कॉन्सेप्ट बहुत चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को ब्लॉकचेन में डालने से पहले हम उसको इनक्रिप्ट करते हैं, इनक्रिप्ट करके डेटा डालते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही डेटा डाल दिया तो फिर तो काहे की सिक्योरिटी, कोई भी देख सकता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका इनक्रिप्ट करना पड़ता है और पर्टिकुलर जिसके पास अथॉरिटी है वो इस पर्टिकुलर डेटा को देख सकता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं इन द शॉर्ट कि ब्लॉकचेन होती है बहुत टाइप की। जैसे आप पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन वो होती है जो जैसे आप और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो प्राइवेट ब्लॉकचेन में मेरे को इनवाइट देना पड़ता है किसी थर्ड पर्सन को कि आओ और मेरा नेटवर्क ज्वाइन करो जिससे आप इसमें काम कर सको। तो हॉस्पिटल क्या करता है, कई बार प्राइवेट ब्लॉकचेन पे ही काम करता है, तो वो क्या करता है कि उन्हीं लोगों को एक्सेस देता है जो उनके हॉस्पिटल सिस्टम्स में या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको
यू कैन से दैट द एक्सेस। पता है क्या, मैं अभी बात मैं समझ पा रहा हूँ अभी इनसे, सब डेटा का खेल है, ये डेटा इधर ही सब चीज़ें डेटा पे बेस्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा में बोला ना वेपन है, अगर आपके पास डेटा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको ठीक है। सो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, अगर कुछ भी, अगर अभी तक आपको जो भी डाउट्स आए, हम ट्राई करेंगे ऐसा एक और सेशन करने का, ठीक है। सो बहुत अच्छे से बताया आपने ब्लॉकचेन की डेफिनेशन को, अच्छे यूज़ केस आपने लिए, बहुत क्लियरली बताने की कोशिश करी। अब मुझे बताओ कितने तरीके के डेवलपर्स होते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर्स की जब हम बात करते हैं? अगर अभी मैं आता हूँ एक छोटे से रोड मैप पे अभी हम आएंगे कैसे मैं ब्लॉकचेन में जा सकता हूँ, बट टाइप ऑफ डेवलपर्स कौन कौन से, मतलब क्या है इसमें? जैसे यहाँ फ्रंट एंड इंजीनियर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया, यहाँ पे क्या है? ऑल्दो मैंने अभी बता दिया है, वैसे चाहे आप फ्रंट एंड में हो बैक एंड पे हो, इनडायरेक्टली आप अगर लाइब्रेरी यूज़ करते हो, अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हो, तो वो सब चीज़ें आपको 3.0 की मिल जाएंगी एंड यू कैन इंटीग्रेट और आप अचीव कर सकते हो। करेक्ट। तो उससे पहले तो ये ब्लॉकचेन डेवलपर का मैं क्लियर करते हूँ। ब्लॉकचेन डेवलपर होते कितने टाइप के? तो ब्लॉकचेन होते हैं दो टाइप के, एक होता है कोर डेवलपर, एक होता है एप्लीकेशन डेवलपर जो एप्लीकेशन डेवलप करता है। तो कोर डेवलपर वो ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं जो ये इकोसिस्टम और आर्किटेक्चर को बिल्ड करते हैं। मतलब अगर मेरे को अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनानी है, इसमें एक टर्म होता है कंसेंसस प्रोटोकॉल। कंसेंसस प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि माइनर्स है, माइन करते हैं ब्लॉक को, उनको रिवॉर्ड्स मिलता है बिटकॉइन में, तो ये सब एक कंसेंसस प्रोटोकॉल्स के थ्रू ये सारा कुछ अचीव किया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर, हम लोग बोलते हैं ना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो ये सारा सब एक प्रोटोकॉल है जिसमें ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर मुझे ये कंसेंसस प्रोटोकॉल अपने बनाने हैं, जैसे कंसेंसस प्रोटोकॉल होते हैं, व्यूअर्स चेक कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क होता है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री होता है, प्रूफ ऑफ आपका स्टेक होता है, तो ये सारा प्रूफ ऑफ स्टेक आपका इथेरियम यूज कर सकता है। तो अगर चाहें तो आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए इसको एक बार पढ़ने का, और आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली ये चीजें क्या है। तो ये चीजें अगर मेरे को क्रिएट करनी है, मेरे को ब्लॉकचेन क्रिएट करनी है, मेरे को खुद के अपने मैकेनिज्म क्रिएट करने हैं, जो बेसिकली जो कोर आर्किटेक्चर मुझे क्रिएट करना है ब्लॉकचेन का, तो मैं कोर डेवलपर हूँ, मैं वहां पे कोर चीजों पर काम करता हूँ। बट अगर मैं वहीं पे अगर एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ, तो मैं अपना बताऊँ तो मैं भी एप्लीकेशन डेवलपर पे वर्क कर रहा हूँ। इतना डेप्थ मैंने नहीं ली कि मैं ब्लॉकचेन को क्रिएट करूँ। हाँ, इन द फ्यूचर नहीं, ये बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। जिस तरीके से अभी हम इंडिया में हैं, अभी उतना नहीं आया है, बट अभी सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन के बेस पे हैं, तो जितना ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप बेटर होते जाओगे। बट फिर भी आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, जितना आपने अभी तक पढ़ा है, जितना आपने अभी तक इम्प्लीमेंट किया है, वेरी मच अप्रिशिएटेड, सीरियसली। करेक्ट, थैंक यू। कोर डेवलपर, अगर मैं आपको एप्लीकेशन डेवलपर का बात करूं, तो एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं जो डैप बनाते हैं। अब डैप बहुत लोगों ने सुना होगा, तो डैप होता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप जो पहले से बने बनाए आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ERC-20 मैंने यूज किया था, इथेरियम का आर्किटेक्चर यूज किया था अपनी क्रिप्टो बनाने के लिए या अपना टोकन बनाने के लिए, तो वही चीज सेम डेवलपर्स करते हैं, उसी सेम सिस्टम्स को रीयूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग देयर आउन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आउन एप्लीकेशंस एंड वेब डेवलपमेंट्स एप्लीकेशन, जो उन्हें चाहिए होता है वो उस हिसाब से अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये होते हैं जो एप्लीकेशन डेवलपर। ओके, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे से आपने बताया और डिफरेंशिएट किया। एंड ये अब ये मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि अगर मुझे एक छोटा सा रोड मैप लेके चलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी चलेगा इसमें, तो बेसिक के लिए तो अगर हम बात करें, है ना? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे, जो देख रहे होंगे वीडियो को ये सोच रहे होंगे कि हम लोग तो डायरेक्ट सॉलिडिटी बोला, आदित्य ने तो सॉलिडिटी कर लेते हैं, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। मैंने जब पिछली बार सेशन लिया था अपनी कम्युनिटी में, तो वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि आप सॉलिडिटी से स्टार्ट कर सकते हो, बट वो रॉन्ग है। एक्चुअली मैंने नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप ब्लॉकचेन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको C++, जावा, सी, ये तो आपका बहुत बेसिक होता है। आप अगर इंजीनियरिंग भी नहीं भी कर रहे हो, अगर आप ये टेक वर्ल्ड में IT इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो, तो ये इनमें से एक लैंग्वेज तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आनी चाहिए, और हर कोई मानता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये फीड हो जाएगा कि इसको इन तीनों में से एक तो पता ही होगा, पाइथन, जावा, C++ में से। तो मैंने कहा आपको पता होगा तो ये कर लेना। तो उन्होंने क्या डायरेक्ट सॉलिडिटी पे चले गए, और उनको इतनी प्रॉब्लम फेस हुई, वो कहने लगे कि हमको तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमको तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमको तो ये पता ही नहीं है कि ये पब्लिक कीवर्ड क्या होता है, प्राइवेट कीवर्ड क्या होता है। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आप कोई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, जैसा आप कह रहे हो कि वो उसको लेके अच्छे से उसमें कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करो, ऊप्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से ब्रश अप करो, क्योंकि वहां पे हम लोग जब ब्लॉकचेन में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको ऊप्स के साथ बहुत खेलना पड़ता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक है कि आपका सॉलिडिटी जब आप कर रहे हो तो वो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जब पहले आपको ये लैंग्वेज सीख लो, उसके बाद आप सॉलिडिटी सीख सकते हो। अब जैसे आपने रस्ट सुना होगा,
तो रस्ट जो है ना वो मल्टी लैंग्वेज है, मतलब आप उसमें आप ब्लॉकचेन में भी काम कर सकते हो। मेरे को नहीं पता वो कहाँ का वर्क करते हैं, पर मेरे को पता है कि वो अदर जगह भी काम करती है। आप लाइक वेबडी में भी आई एम नॉट श्योर उसको यूज करते होंगे, बट मेरे को पता नहीं है, बट मैं सुना है कि वो अदर सेक्टर्स में भी काम करती है। बट सॉलिडिटी जो है ना ये टोटल इथेरियम पे बेस्ड है। ये क्रिएट तो सॉलिडिटी की हम बात करें, इसका सिंटेक्स किससे मिलता जुलता है, किस लैंग्वेज से मिलता जुलता है? जावास्क्रिप्ट से सेम। आप जैसे फंक्शन बनाते हो या चलो मैं इस बहाने एक्सप्लोर जरूर करूंगा क्योंकि हमारी तो फील्ड ही जावास्क्रिप्ट के अराउंड है, तो एक अच्छा सेशन आज आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक इंटरेस्ट बिल्ड भी हो रहा है खुद। एंड आई बिलीव गाइस आप लोगों का भी हो रहा होगा। ओके सो एक छोटा सा रोड मैप क्या रहेगा, मतलब अगर कोई एक फ्रेशर है अभी या कोई एक्सपीरियंस है उसको ब्लॉकचेन डेवलपर वाली फील्ड में जाना है, तो क्या एक रोड मैप रहेगा? रोड मैप मैं अगर शुरू से बताऊं, जो शुरू से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वो ये है कि पहले तो आपको मैंने अभी बोला कि लैंग्वेज आनी चाहिए कोई भी अच्छी सी। उसके बाद सेकंड आपका स्टेप होना चाहिए वेब 2 में आप कोई एक वेब टी अच्छे से सीखो, मर्ज सीखो, मीन सीखो, पाइथन में कोई भी सीखो। क्योंकि वेब, मैं आपको सर बताता हूँ, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट एक तरीका है हमारे लिए जिससे हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे यूजर्स को। अदरवाइज हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अगर हम CMD भी चला देना तो वो ये कहेगा, अगर हम प्लस का प्रोग्राम भी CMD के सामने, यूजर के सामने चला देना, वो कहेगा यार क्या ही कर रहे हो। तो हमको ना एक ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। आइदर वेब में जाओ, आइदर ऐप में जाओ, दैट डजंट मैटर, बट आप ट्राई करो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसको आप अच्छे से सीखो। मर्न में है, मीन में है, फ्रंट एंड में है, बैक एंड में है। पहले अच्छे से टेक्नोलॉजी समझो कि वेबडी काम कैसे करती है, कैसे वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम डेटा पुल करते हैं। उसके बाद जब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए मर्न की, ये सारे जितने भी डेटाबेसेस हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि यहाँ पे हम लोग सेंट्रलाइज डेटाबेस स्टोर नहीं करते, तो आपको ये नहीं है कि हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। अगर स्टोर नहीं करता, हमें जैसे यहाँ पे कुछ लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमें टोटल अब इसी में ही जाना है, एंटर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक हाइप पर है। बट आपको ऑब्वियसली वेब 2 का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप अभी बोल रहे हो वेब 3 अभी इवॉल्विंग स्टेज में इंडिया में। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। मैं एक सिंपल सा फंडा देता हूँ, उसमें ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। सप्लाई ऑफ डेवलपर जो इसमें है ना वो अभी इतनी कम है, और डिमांड ऑफ डेवलपर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस चक्कर में अभी लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब ये समझ लो कॉर्पोरेट पैसा फेंक रहा है कि भाई आप आओ, अगर आपके पास स्किल्स है, तो हम प्रोवाइड करेंगे आपको सारी चीजें, बस आप काम करो इस स्ट्रक्चर पर, हमको इस टेक्नोलॉजी पर काम करना है। तो ये आप समझ के चलो कि आपको अच्छे से वेब 2 के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वेब 2 से मतलब ये सारे वेब डी से रिलेटेड। उसके बाद आप एंटर कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है ब्लॉकचेन में जाने का, सबसे पहला इनिशियल कि आपको ब्लॉकचेन के कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। रिसोर्सेज अगर मैं आपसे बोलूं तो आप ब्लॉग्स पढ़ना स्टार्ट करो। आपके पास जो भी यूजफुल रिसोर्सेज हो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। करेक्ट, मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दीजिएगा जो भी फेमस फॉरेनर्स है। और हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से, प्लीज ट्राई करो कि ब्लॉग्स पढ़ने का, ठीक है, फॉरेनर्स यूट्यूबर्स को सुनने का, क्योंकि वो लोग ना एक्चुअल में हम लोगों को मानना पड़ेगा कि वो लोग हमसे थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज करते हैं वो ऑलरेडी वहां पर चीजें बहुत इवॉल्व हो चुकी होती है। तो उनको सुनो, वो चीजें बहुत ज्यादा एक विजनरी चीजों से बताते हैं। तो हम सोचते हैं कि यार ये क्या ही अंग्रेज बताएगा हमको, ये वो। और कुछ लोग होते हैं मुझसे बोलते हैं कि यार हम तो नहीं सुनेंगे फॉरेनर्स को, हम तो अपनी इंडिया। नहीं, नो डाउट, इसमें आप सही बोल रहे हो। जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, एक्चुअल में वो थोड़ी सी ज्यादा वहाँ पे हो चुकी होती है और हम थोड़ा यहाँ पे लेट इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। करेक्ट, तो वही है कि मतलब वो आप फॉरेनर्स को फॉलो करो और ब्लॉग्स पढ़ना स्टार्ट करो। ऑब्वियसली कुछ यूट्यूब चैनल्स है, तो आप सबसे पहले ब्लॉकचेन को समझो। मैं आपको 2-4 टर्म बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं बेसिक्स पढ़ो, लेकिन बेसिक्स क्या पढ़ो। तो एक 2-4 टर्म बता देता हूँ। जैसे आपका बेसिक्स में आप ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर क्या है, माइनिंग क्या है, बिटकॉइन। आप ऐसे मत पढ़ो कि मुझे इन्वेस्ट करना है, ऐसे पढ़ो कि बिटकॉइन प्रोटोकॉल क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ये वर्क कैसे करती है। इथेरियम जो टेक्नोलॉजी, इथेरियम जो हमारा प्रोटोकॉल है वो वर्क कैसे करता है। ऐसा मत पढ़ो कि मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे तो बिटकॉइन में आगे जाके 10 लाख इन्वेस्ट कर दूं। मत पढ़ो भाई, ऐसे मत पढ़ो। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखो कि मुझे ये चीजें टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से समझनी है। मैं आपको बताता हूँ सर, मैंने अभी तक कोई भी टोकोनॉमिक्स मेरे को नहीं पता, मैंने आज तक किसी में इन्वेस्ट नहीं किया, बट मुझे पता है कि बिटकॉइन प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, ये कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन माइन होते हैं। तो ये बेसिक्स पढ़ो, ये पूरा थ्योरेटिकल है। मैं आपको बता दूं, इसको करने में आपको 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा, जिससे आप टोटल अच्छे से, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, अर्लियर जब हमने स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, कि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ना तो आप प्रैक्टिकल में स्टक नहीं होते, वरना आप प्रैक्टिकल में अपना हेड स्क्रैच करते रहते हो। टर्म्स के साथ आई थिंक मेरा ऐसा मानना है, इसमें टर्म्स के साथ फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। उन टर्म्स का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप नहीं रिलेट कर पाओगे।
करेक्ट, टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। तो वो टर्म्स अगर आपको पता है कि अच्छा ठीक है इसको ब्लॉक कहते हैं, अच्छा जैसे क्रिप्टोग्राफी है, तो क्रिप्टोग्राफी आपको अगर पता नहीं होगी तो वहां इंप्लीमेंट कैसे करोगे, डेटा को इनक्रिप्ट कैसे करोगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा प्राइवेट की का, पब्लिक की का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर आप भी जो सोच रहे होंगे ये फिर ले आया डेटा स्ट्रक्चर, नहीं डेटा नहीं, स्ट्रक्चर मैं आपका आंसर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि अभी आप डेवलपर हो, एक मान लो आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो, तो देखो वेब 2 तो जरूरी है। मतलब बेसिकली वेब 3.0 आया तो वेब 2 तो उसमें है ही है कहीं ना कहीं, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो अगर मैं फ्रंट एंड इंजीनियर हूँ, मुझे जावास्क्रिप्ट आता है, अच्छी बात है। तो अब वो सब मेरा बेस अच्छा है, मुझे पता है कैसे एक वेबसाइट बनती है, वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग मेरे माइंड में है, तो मैं जा सकता हूँ 3.0 में, उसमें कुछ नया सीख सकता हूँ एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के साथ, राइट? करेक्ट। सो डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, मैं बात कर रहा था डेटा स्ट्रक्चर में, तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको ना मैं बोलूंगा कोई जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, बट आप एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से मतलब क्या है कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये 6 टॉपिक्स आप अच्छे से कर लो। इसमें अच्छे से मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्री का डेटा स्ट्रक्चर क्या है। आपको भी लग रहा होगा ट्री हम कहाँ पढ़ते हैं, ट्री ब्लॉकचेन में बहुत, और मैं कह रहा हूँ ब्लॉकचेन में ही नहीं, अगर हम अभी सीएमडी खोल के अगर हम अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी देखना तो वो भी ट्री में इंप्लीमेंटेड है, रूट से, लीव से, सब लीव्स में। तो हमको पता है, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि मुझसे सेकंड इंटरव्यू में, मतलब जिसमें मैं रिजेक्ट हुआ था, उसमें मुझसे ये डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि आपकी जो ब्लॉकचेन है, मैं आपको बताऊं सिंपली कि ब्लॉकचेन एक जो है ना वो एक रिवर्स लिंक लिस्ट है, कुछ नहीं है। ये एक ब्लॉक है जो कनेक्टेड एक दूसरे से, जहां पे हम लिंक लिस्ट में एड्रेसेस का यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर हम लोग हैश का यूज कर सकते हैं एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आपके लिंक लिस्ट नहीं पता ना, अगर आपको लिंक लिस्ट पता है तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा लिंक लिस्ट और ब्लॉकचेन को समझना, क्योंकि आप ऑलरेडी कंसेप्ट, फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर हुए। तो डेटा स्ट्रक्चर मैं ये कहूंगा ज्यादा मत पढ़ो, बट इतना तो पढ़ लो भाई कि तुम लोगों को आइडिया लग जाए कि एक्चुअली हम कैसे इंप्लीमेंट करें चीजों को। उसके बाद जब आप इन सारी चीजों को कर लिए, तो ये हमारा फेज 1 क्लियर हो गया। फेज 1 मतलब कि ये हमने सारी जो प्री रिक्विजिट्स है, जो एक्चुअल डेवलपमेंट अब हमें स्टार्ट करना है वो क्या है। तो अब आप आ जाओ डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में अब आपको डिसाइड करना होगा यहाँ पर कि आप किस ब्लॉकचेन पर काम करना चाहते हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम करना है, तो मैंने आपसे बोला कि आपके पास सॉलिडिटी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सोलाना की ब्लॉकचेन पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास रस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है। अगर आपके कैटेगरीज है, तो अगर आपको ऐसे पाइथन, गोलैंग पे वर्क करना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि मेरे को यार ना ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो अगर मैं जिस लैंग्वेज पर काम करता हूँ, जैसे गोलैंग है, तो उस पर कोई ऐसी ब्लॉकचेन है जो क्रिएट करती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सर्च करो। और है, मतलब मेरे को भी पता नहीं है नाम, लेकिन मुझे डेफिनेटली पता है कि कुछ ब्लॉकचेन्स इन लैंग्वेजेस पर भी काम कर रही हैं टू इनकरेज द डेवलपर्स, क्योंकि डेवलपर्स इतनी आसानी से मिल नहीं रहे हैं। तो ये आप पहले अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपने ये समझ लिया, उसके बाद आता है फ्रंट एंड की बारी। फ्रंट एंड मैं बता दूं, फ्रंट एंड इट्स रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेब 3। आप कितना भी अच्छे बैकएंड डेवलपर हो, अगर आपने फ्रंट एंड में उस बैकएंड को ढंग से कनेक्ट नहीं किया ना, तो ये हर किसी में होता है। आप अगर आप वेब 2 को भी ले लें, अगर आपने बहुत अच्छा बैकएंड बना दिया, आपने कई बार मीम भी देखे होंगे कि नीचे से मगरमच्छ है बैकएंड और ऊपर से बस फेरी टेल है। तो अगर आपका फ्रंट एंड अच्छा है, तो आप फ्रंट एंड अच्छा मतलब ये नहीं डिजाइनिंग वाइज तो होना चाहिए, लॉजिकली वाइज कि आप कैसे उस कोड को एफिशिएंटली फ्रंट एंड में लिख रहे हो। क्योंकि ब्लॉकचेन में सारी प्रॉब्लम होती है कि आप ना जब डेटा पुल करते हो ना, तो डेटा टाइम लगता है पुल होने में, उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसमें बहुत सारी चीज होती है। इसलिए बोलते हैं कि आप बिटकॉइन का जब ट्रांजैक्शन करते हो तो 10 मिनट लगते हैं उसको माइन होने में, जबकि अभी क्या है कि इथेरियम में 15 सेकंड है। अभी बहुत सारी कंपीट कर रही है इस टाइम को रिड्यूस करने में, यही कंपटीशन चल रहा है इंडस्ट्रीज में। तो आप ये मत सोचो कि यार 15 सेकंड ही तो है, बट आपको यूजर एक्सपीरियंस बहुत इफेक्टिवली लिखना पड़ेगा। तो आपको रिएक्ट की नॉलेज, आपको जो एंगुलर जेएस जो भी आप यूज कर रहे हो फ्रंट एंड में, उसके फ्रंट एंड की फ्रेमवर्क की नॉलेज हो, कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद आप अपने गुड टू गो हो कि आपके पास एक एप्लीकेशन डेवलप हो गई है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट का फेज, जो डिप्लॉयमेंट एंड आपका टेस्टिंग का फेज। डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक बार जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चला गया, तो आपको भी पता है कि उसके बाद फिर ये डिप्लॉयमेंट जो है, अगर एक बार जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे चला गया तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको उससे पहले कई सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है कि अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई। मैं आपको बताता हूँ सर, अभी डाओ का एक अटैक हुआ था जिसमें सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, उसमें कोड की जरा सी थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था। पढ़ सकते हैं व्यूअर्स जाके डाओ अटैक के बारे में। बहुत ज्यादा डॉलर्स का नुकसान हुआ था उनको, $1 मिलियन का नुकसान हुआ था सिर्फ एक कोड गलत लिखने की वजह से। तो इसलिए क्या हुआ कि हम लोग जब करते हैं तो आपने शायद जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं चाय मौका लाइब्रेरी, जो हम लोग टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो आप देख रहे हो, मतलब जो आप बोल रहे थे कि हमने कहीं ना कहीं वेब 2 से कनेक्टेड है अभी भी।
टोटली वेब 3 में हम नहीं आए, अभी भी हम कहीं ना कहीं वेब 2 से कनेक्टेड है। तो हम लोग वेब 2 की चीजों को भी यूज कर रहे हैं टेस्टिंग लिखने के लिए। तो आप उससे टेस्ट केसेस लिखिए। एंड डिप्लॉयमेंट के लिए अब आप ये टेंशन मत लेना कि यार डिप्लॉयमेंट के लिए तो मुझे अब इथेरियम चाहिए होंगे, मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे पास टेस्ट नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे आपको फेक इथेरियम्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ईथर्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जो फेक करेंसी होती है जिसपे आप अपना प्रोजेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा भी जो प्रोजेक्ट है वो फेक ईथर्स पर डाला हुआ है। मैंने भी इतना पैसा मेरे पास नहीं है मैं इथेरियम खरीद के उसको मेन नेट पर डालूं, तो उन्होंने इथेरियम नहीं प्रोवाइड करा है। तो आप डिप्लॉय ऐसे मतलब आप स्टार्टिंग से लेके टेस्टिंग तक का पूरी जर्नी डिसाइड आप ऐसे कर सकते हैं कि हमको इस तरीके से फेजेस में डिवाइड कीजिए। एकदम पूरा मतलब लेके मत चलिए, डिप्लॉयमेंट फेज, थ्योरेटिकल फेज, फिर डेवलपमेंट फेज। तो ये आपकी जर्नी मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए ब्लॉकचेन डेवलपर की। ओके, एंड कुछ फाइनल एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए जो ब्लॉकचेन, जो हमारे एस्पायरिंग ब्लॉकचेन डेवलपर बनेंगे, उनके लिए कुछ फाइनल एडवाइस? ऑफ कोर्स मैं एक एडवाइस मेरे एक्सपीरियंस से देना चाहूँगा और जो मेरे मेंटर्स मुझे अभी तक देते आए कि जब आप वेब3 वर्ल्ड में आप एंटर होते हो तो आप ये मत सोचो कि सारी की सारी चीज़ें बहुत सही है। जैसा आपने बोला कि अभी मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ, सब लोग अभी इस वर्ल्ड में ना लर्निंग स्टेज में है। क्यों? रीज़न है क्योंकि इसके रिलेटेड जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो इतने अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ समझनी है, अगर आपको कुछ भी चीज़ जाननी है, तो आप क्या करोगे? आप रिसोर्सेज पढ़ोगे और बोलोगे कि यार ये चीज़ सही है। बट आपको पता है कि इंटरनेट पर डली हर चीज़ सही नहीं होती, आपको उसको एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो वेब3 में जब भी आप लोग कुछ पढ़ रहे हो, आप लोग कुछ समझ रहे हो, क्योंकि मैंने फेस किया है, मैंने कई चीज़ें गलत पढ़ के गलत बोली हैं और फिर उन लोगों ने मुझे सही किया है कि भाई ये तूने गलत पढ़ रखी है, ऐसा नहीं होता है। मैं मतलब कई बार तो बहस कर लेता था कि भाई नहीं मैं तो इंटरनेट से पढ़ा। तब मुझे एक लेसन मिला कि नहीं यार, इंटरनेट पर डली चीज़ और खास करके इस वेब3 वर्ल्ड में डली चीज़ तो हमें तभी भरोसा करनी चाहिए, या तो कोई एक रिसोर्स हो जो कि वेरीफाइड हो कि हाँ भैया हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। जैसे डॉक्स पढ़ना आप आदत डालिए कि जो ब्लॉकचेन्स हैं उनकी खुद की अपनी एक डॉक्स होती हैं, उनको पढ़ने का डालिए, वो कभी गलत नहीं होती। वो वही डेवलपर्स क्रिएट करते हैं जिन्होंने ये पूरा आर्किटेक्चर बिल्ड किया है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी समझ रहे हो, उसको आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप उसको ट्राई करो कि आप उसको समझने का, अगर आपको लगता है कि मैं अगर समझ रहा हूँ, अगर उससे रिलेटेड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो रिसोर्स क्रिएटर बनो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिसोर्स लर्नर से रिसोर्स रीडर जो आप पढ़ते हो, जो कंज्यूम करते हो, ट्राई करो कि आप रिसोर्स क्रिएट करो, लोगों को नॉलेज ट्रांसफर करो। नॉलेज बांटने से मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि नॉलेज अगर मैं आपसे अगर शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो लाखों लोगों के पास जाएगी तो वो लोग भी इंस्पायर इनकरेज होंगे और वो भी आगे जाके अपने और डेवलपर्स को बोलेंगे कि नहीं यार ऐसी चीज़ है, हमने ऐसी चीज़ देखी थी, सुनी थी। तो आप ऐसे शेयर करो, चीज़ों को बताओ। जब तक शेयर नहीं करोगे, अगर मैं उस दिन अपना वो गलत कंसेप्ट किसी के सामने रखता नहीं तो वो आज तक सही भी नहीं होता। और शायद आज मैं वही चीज़ यहाँ बोल रहा हूँ, बोलते हैं कि हम लोगों को स्टैक चेंज करनी चाहिए। कुछ भी बोलेंगे कि मुझे तो एक ही स्टैक में जाना है, मेरे को तो इसी में वर्क करना है। किसी का होता है कि मुझे इसी स्टैक में मास्टरी करनी है, मतलब स्टैक से मतलब मुझे वेब डी में ही मास्टरी करनी है। तो मैं यही बोलूँगा कि एक सर्कल होता है सर, जैसे कि ये सर्कल है और ये सर्कल है, तो उस सर्कल में आपके पास एक वेब डिपार्टमेंट है, वेब डी एक सर्कल है, उसके अंदर बहुत सारी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है, न्यू टेक्नोलॉजीज में आप वर्क कर सकते हो। तो आपको एक पॉइंट पे आके आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि मुझे किस पर्टिकुलर स्टैक में, मुझे क्लाउड में जाना है, मुझे वेब डी में जाना है, मुझे ऐप में जाना है, मुझे किस में जाना है। और जब हम बात करते हैं ना कि हम लोग, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे पास लिंक्डइन पर डीएम आते हैं कि हम लोग टेक स्टैक चेंज करने का मतलब चाहिए कि आज हम फ्लटर कर रहे हैं, कल हम वेब डी करेंगे, परसों हम क्लाउड करेंगे, ऐसे करके। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। मतलब जो मेरी मेंटर जो थी, जिन्होंने मुझे बताया था, वो ये बोल रही थी कि स्टैक का मतलब होता है कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल में जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, जैसे आप वेब डी पे काम कर रहे हो, तो अगर मैंने आपको आज वेब 3 के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे, आप और न्यू टेक्नोलॉजीज को इंकरेज करेंगे कि आप इसको भी पढ़ो, तो आप वेब डी के एक सर्कल में घूम रहे हो, मतलब उसी में आप न्यू टेक्नोलॉजीज को समझ रहे हो, आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि फ्लटर में पैसा ज्यादा है तो फ्लटर में ट्रेंड ज्यादा है। तो आप अगर फ्लटर के सर्कल में हो तो उससे रिलेटेड चीजों को रखो, अगर आप वेब 3 के सर्कल में हो तो वेब 3 से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मार्केट जो, उससे अपडेटेड रहो। तो एक आपको सर्कल तो फिक्स आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं वही कहता हूँ कि एक बार अपना डिसाइड करो बैठ के कि कहाँ जाना है, कैसे जर्नी रहेगी, क्योंकि अगर अनवेवरिंग फोकस रहता है तो वो फिर कहीं भी काम नहीं करता मेरे हिसाब से। ओके, सो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशनल सेशन रहा आपके साथ और काफ़ी आपने एग्जांपल्स देके चीज़ों को डेप्थ में जाके बताने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच आदित्य, आप हमारे चैनल पे आए और काफ़ी अच्छा सेशन रहा। एंड गाइज आई होप आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक एम मैंने रखा है 4000 का, अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।